हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हैं भाई? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? ठीक 7:30 बज रहे हैं और डेली की तरह मैं लाइव आ चुका हूं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आज आपका 4th लेक्चर है। इसके प्रीवियस मैंने 3 लेक्चर को काफी डिटेल में आपके साथ एनालिसिस किया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया। आई होप कि आपने उन सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया होगा, नोट्स तैयार कर लिया होगा एंड उस थ्योरीज पे बेस्ड जो आपके लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स नहीं, आपके जो एक्सरसाइज होंगे उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आपने कर लिया होगा। तो चलो भाई, आज की कहानी को हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक थोड़ी सी बात को जानना चाहेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है, आप तक पहुंच रही है? आप सभी को हमारा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। सभी बच्चे जल्दी से बताएं, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक नए कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाला हूं और उस पे न जाने एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों की बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एग्जैक्टली आपकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, आपकी प्रिपरेशन करने का जो मेहनत है वो दुगुना तिगुना होता जा रहा है। ठीक है, तो जहां तक कि मुझे लग रहा है कि अगर आप इस तरीके से कंटिन्यूअसली सही गाइडेंस में पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ पे अगर आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, तो फिर मैं कहानी को शुरू करता हूँ। जो भी बच्चे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, जल्दी से भाई बताएं। देखो देखो, अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कहानी को शुरू कर लिया जाए। तो चलिए भाई, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो एग्जैक्टली बहुत ही बेस्ट पोर्शन है आपके इस चैप्टर का, और वो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन। और किस चीज का कंडीशन पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये होगा आपका कंडीशन सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे अपन हेडिंग लगाते हैं, आप लोग भी यहाँ पे हेडिंग लगा लो, सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो भैया, ये हो गया आपका हेडिंग। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग कंडीशन कुछ जानते हैं, और आप ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहां से आपके ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, तो ये आज वाला कॉन्सेप्ट अगर आज आप याद रख लेते हैं तो यूं समझो कि लीनियर इक्वेशन का जो हार्ट होता है ना, वो आज का कॉन्सेप्ट होगा। देखो, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लेता हूं। तो पहले लेता हूं a1x और प्लस b1y और प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ? तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। यहाँ पे वेरिएबल आपके कौन कौन से हैं? तो एक्स वाई वेरिएबल है, और a1 b1 c1 एग्जैक्टली वो आपका कांस्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो अब अपन क्या करते हैं कि एक और ले लेते हैं, a2x और प्लस में b2y और प्लस में c2, और एग्जैक्टली ये कितना होगा? तो ये 0 होगा। ये हमने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन को ले लिया, तो अब हमारा ये सिस्टम बन गया। तो एग्जैक्टली ये जो आपका सिस्टम बना, तो अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जरा बताएंगे कि इसके कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। तो वही सॉल्यूशन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अगर इस तरीके से दिया होगा तो हमारे कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। तो 3 कंडीशंस बन सकते हैं, और वो कौन से 3 कंडीशंस बन सकते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जो फर्स्ट कंडीशन है एग्जैक्टली वो क्या होगा कि आप यहाँ पे देखो, a1 और a2 है ना, आप यहाँ पर निकालो, a1 बाई a2 निकालो। ठीक है, आपने निकाल लिया। फिर आप क्या करो कि यहाँ पे b1 बाई b2 निकालो, और ये b1 और b2 आप समझ रहे हो क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट है y का, तो आप यहाँ पे क्या किए, b1 बाई b2 भी आपने निकाल लिया। फिर आप क्या करते हो कि यहाँ से c1 बाई c2 भी निकाल लेते हो, ये कांस्टेंट टर्म है, तो आप यहाँ पे c1 बाई c2 निकाल लेते हो। अब सुनना जरा, जब आप यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हो a1 a2 का, b1 b2 का, तो आपको पहला ही वाला ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहा है, अनइक्वल दिख रहा है।
तो बस यहाँ से फिक्स हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला कंडीशन आपको दिख जाए मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझते हो? यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और जो आपके दोनों इक्वेशन के लाइन होंगे ना, वो एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। कैसे लाइंस होंगे? तो आप वहां पे बोलेंगे कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तभी जा करके अपन यूनिक सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हो जाएंगे? तो आप बोलोगे कि सर देखो, एक लाइन ये रहा और दूसरा जो ग्राफ है एग्जैक्टली ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे एंड यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक की कहानी आपको समझ में आया या फिर नहीं। ठीक है, बताएंगे भाई जल्दी से। तो देखो, ये आप कंडीशन देख करके ही जान जाते हो कि अगर a1/a2 b1/b2 के ही इक्वल ना हुआ तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, तभी तो आपके यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। लो, पहले में ही मूड ऑफ के पहला वाला ही बराबर नहीं हुआ। अब देखते हैं कि अगर पहला वाला बराबर हो गया देन क्या कंडीशंस होंगे सर? कोई नहीं कोई नहीं, वो वाली कहानी को देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे, और ये दोनों भाई साहब आपस में क्या हो चुके हैं? तो ये दोनों पहला वाला अब इक्वल हो चुका है, और ये तो इक्वल हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे c1/c2 को फिर निकाला और फिर मैं देखा कि क्या ये भी इक्वल है, तो हमें ये पता चला कि हाँ भाई ये भी आपस में इक्वल हैं। तो अब तीनों का तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, देन आप यहाँ पे बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट कि जब ऐसा कंडीशन हो जाए देन आप क्या कहेंगे? आप एग्जैक्टली ये कहेंगे कि सर यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सारे सॉल्यूशंस होंगे? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर में सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मैं इसको लिख देता हूँ, ये आज का क्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, यहीं से आपके सभी के सभी क्वेश्चंस बनते हैं। कल को जब आप एग्जाम देने जाओगे तो यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके आएंगे। देखिए भाई, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा सर। अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब आपके वो दोनों लाइन जो है ना, ये जो दोनों ग्राफ है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वो आपका को इंसिडेंट लाइन हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। जब आपके लाइंस कोइंसाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको पता चला? देखो, कोइंसाइड कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन इस तरीके से था डियर स्टूडेंट, और ठीक इसी के ऊपर दूसरा लाइन आ चुका है, और दूसरा लाइन क्या हुआ है कि ये देखो, ये एग्जैक्टली सभी के सभी पॉइंट्स जो है ना, वो एक दूसरे का कॉमन पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, तो हम लोग एग्जैक्टली बोल देंगे कि इनफाइनाइट यहाँ पे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये सिलेबस में नहीं है। बेटा सत्यम, ये एग्जैक्टली सिलेबस में है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सिलेबस को निकाल करके देखें। सिलेबस में जो इस चैप्टर से आपका डिलीटेड वाला पोर्शन है ना, वो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है, ना कि ये कंडीशन डिलीटेड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहेंगे कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है तो ये भी चीजों को नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसीलिए अपने दिमाग से वो बातों को निकाल दें। कल को एक क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ये चीजें आती नहीं रहेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर लाइन कोइंसाइड कर गया है, और लाइन कोइंसाइड कर गया है तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया? तो लाइन कोइंसाइड करने के वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीटेड है, फिर भी पढ़ाई, फिर भी बताइएगा। कौन से बोर्ड से हो बेटा, जरा तुम मुझे बताना। तो चलिए भाई, अब ये दो कंडीशंस हो गए, और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तो तीसरे कंडीशंस को देखें। तो अब तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहला तो इक्वल हो गया a1/a2,
और वो भी किसके इक्वल हो गया, तो b1/b2 के इक्वल हो गया। लेकिन कहाँ कहाँ कहानी गड़बड़ हुई, तो कहानी गड़बड़ हो गई एग्जैक्टली यहाँ c1/c2 में। तो यहाँ पे देखो c1/c2 अपना इक्वल ना रहा। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या कहोगे पता है कि सर देखिए अब यहाँ पे जो है ना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे, यहाँ पे अब नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा सर। अब नो सॉल्यूशन का केस बनना मतलब आप समझ रहे हो कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक भी सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब ये हो गया कि जो आपके लाइंस हो जाएंगे वो बेसिकली पैरेलल लाइन हो जाएंगे। कैसे लाइन होंगे, तो पैरेलल लाइन होंगे। यहाँ पे लाइंस कोइंसाइड कर जाएगा और यहाँ पे आपके पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस होने पर ही एक जगह भी इंटरसेक्ट नहीं किया, और जब एक जगह भी इंटरसेक्ट नहीं किया तो आप बोलोगे कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक बात का पता है। और वो एग्जैक्टली क्या आपको पता है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो इसके लिए एक अलग स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसके लिए एक अलग स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यही दोनों कहानी आपकी चलती रहती है। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। कुछ बच्चे सीबीएसई से हैं, कुछ बच्चे आईसीएसई से हैं। सीबीएसई में तो मेनली ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, बट मैं देखूंगा अगर लास्ट डे ठीक है नहीं होगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बता दूंगा। ठीक ना, चलिए भाई। तो या ये कहानी अगर आप समझ जाते हो तो यूं समझो कि आप बहुत चीजों को समझ जाते हो। तो बोले भाई सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी था कि पहला वाला ही अगर रेशियो इक्वल नहीं हुआ। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाला हूं, इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वहां से आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म होगी। आज तो अपने क्लास में पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट ही चलेगा, लेकिन पहले ये ज्ञान तो ले लो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वहां अपनी ज्ञान को इम्प्लाई करोगे। देखो भाई बातें ऐसी है कि अगर पहला वाला, ध्यान रखना, पहला वाला ही अगर इक्वल नहीं हुआ, ओ शिट यार, पहला ही कंडीशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो आप बोलोगे कि पक्का यूनिक सॉल्यूशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है। बोलोगे तीनों इक्वल हो गए, यानी कि तीनों को तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है। बोलोगे जब सब एक साथ है तो इनफाइनाइट मिल गए, सब मिलकर के एक साथ हो गए, सभी के सभी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, लाइंस कोइंसाइड करेंगे। बोलोगे कि पहला इक्वल हो गया और दूसरा इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे कि सर नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा और वहां पे पैरेलल लाइंस होंगे। बताएं भाई, अब ये बातें आपको जब क्लियर हो जाती है तो यहीं पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आप जान लो। बोलो तो कौन कौन सा केस यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, तो आप बताएंगे सर देखिए ये वाले में सॉल्यूशन हो रहा है और इसमें भी सॉल्यूशन हो रहा है। जिसमें सॉल्यूशन होता है उस केस को अपन क्या कहते हैं, तो बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये वाला जो आपका केस हो गया ये एग्जैक्टली कंसिस्टेंट वाला केस हो गया। तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे ये दोनों में जो अगर ये दोनों कंडीशन आता है तो अपन बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बोलेंगे कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, आप दूसरी बात यहाँ पे ये डालें कि अगर ये वाला हो गया तो आप बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। बोलो क्लियर हुआ, इनकंसिस्टेंट होगा, और ये ऊपर वाले दोनों कंडीशन में आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बोले भाई बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से करके आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी चीजों को समझ लेना है और ध्यान में रखना है, याद रखनी है बातें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि इस पे सर आखिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि भाई मेरे बहुत आपका धन्यवाद रहेगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस सेशन को। ठीक है, कमेंट नहीं किए हैं तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जैक्टली सब्सक्राइब करें, एंड बैचमेट क्लासमेट फ्रेंड्स जितने भी आपके हैं उन सभी को आप जरूर शेयर कर दें। चलिए इसी बीच में हम क्या करते हैं कि अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है ना आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा जाएगा ज्यादातर केस में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, और के की वैल्यू आपको निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि दो इक्वेशन दे दिया गया है, और वो दो इक्वेशन क्या है, तो एक x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, और जो दूसरा है वो आप ध्यान देंगे कि 3x और प्लस में ky, यहाँ पे x होगा,
3x और प्लस में ky और इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1। अब आपको बताना है कि इसमें k की वैल्यू क्या है, लेकिन आपसे ये बताया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो है ना एग्जैक्टली इसके बारे में बता दिया गया है कि हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसके पास जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हो, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि इस केवल और केवल एक सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जो एक्स वाई इसमें भी डालने पे सेटिस्फाई हो रहा होगा और इसमें भी डालने पे सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपने को पता है। यहाँ पे देखो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको ये बात पता है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अभी अभी हमने आपको बताया ना कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, आप ये करते हो सर a1/a2 जो है ना सर वो इक्वल नहीं होता है, किसके इक्वल नहीं होता है, तो b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। अब आपको इस बात की कंफ्यूजन ना हो कि a1/a2 क्या होता है और b1/b2 क्या होता है और c1/c2 क्या होता है। तो आप जरा सुन लेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि a1/a2 ये आपका एग्जैक्टली इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो a1 कहलाता है, यानी कि 1 है तो a1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, a2 क्या होगा तो 3 होगा, यहाँ पे b1 - 2 होगा और b2 के जगह पे क्या कर लेंगे k कर लेंगे, और देखो यहाँ पे c1 3 हो जाएगा और c2 यहाँ पे 1 होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ रही होंगी, ठीक है, कि सर ये तो इधर होना चाहिए ना, LHS में होना चाहिए। तो हाँ, ये कोफिशिएंट दोनों का या तो LHS में होना चाहिए या फिर दोनों RHS में होना चाहिए, तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। चलें भाई, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपको अगर a1 a2 लिखना है तो लिख लो, और अगर नहीं भी लिखते हो तब भी बन जाएगा। a1 के जगह यहाँ पे 1 है, b1 के जगह पे आप यहाँ पे क्या बताएंगे तो -2 बताएंगे। अच्छा, a2 के जगह पे क्या है, तो यहाँ पे a2 के जगह पे 3 है, देख रहे हो, और यहाँ पे b2 के जगह पे क्या है, तो b2 के जगह पे यहाँ k है। तो एग्जैक्टली ये हो गया a1 a2 और b1 b2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे दोस्त, एंड ध्यान से देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे a1 के जगह पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 रखने वाले हैं और डिवाइड में a2 के जगह पे 3 रखने वाले हैं, और ये इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा, तो b1 के जगह पे -2 रखेंगे, साइन के साथ रखोगे डियर स्टूडेंट, और b2 के जगह यहाँ पे क्या रखोगे, आप k रखोगे। अब क्या यहाँ से आपको k की वैल्यू नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकल जाएगी, डजंट इक्वल आएगी। आप बोलेंगे k को सर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको जस्ट आप इक्वल मान करके चलोगे, तो आप बोलोगे k को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सर यहाँ पे k आएगा और ये इक्वल नहीं हो सकता, 3 2 जा -6, ये -6 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, तो -6 को छोड़कर k के जगह पे मेरे डियर स्टूडेंट -6 को छोड़कर आप जो भी वैल्यू को रख दो, बेसिकली वो सभी वैल्यू पे एग्जैक्टली ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या करेंगे, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकल के आ गई ना, ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया ना। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, प्लीज आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये क्लियर हुआ या फिर नहीं। आप हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। यस, बिल्कुल k -6 नहीं हो सकता। तो जब k -6 नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता, तो -6 को छोड़कर हर एक चीजें हो सकती है यहाँ पर, और हर एक वैल्यू पे आप यहाँ पे क्या निकाल पाओगे, तो ये दोनों सिस्टम में आप देख पाओगे कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो आई होप कि ये वाली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको हर जगह ये कंडीशंस को याद रखना पड़ता है, क्योंकि बिना कंडीशंस याद रखे हुए आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको सारे कंडीशंस को लिख दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो भी बातों को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उन सभी बातों को PDF के फॉर्म में सेव कर लेता हूँ, और जैसे ही आपकी क्लासेस एंड होती है उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहां से भी आप क्लास नोट्स तैयार कर सकते हो। चले भाई, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कल को मिल जाएंगे देन आप बना लेंगे ना, बिल्कुल आप बना लेंगे, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले लेता हूं, तो अब मैं नेक्स्ट वही काम कर रहा हूं क्योंकि आपने इन चीजों को सीख लिया है। तो चलिए भाई, एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बच्चे आंसर कर रहे हैं। यहाँ भी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की ही वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k,
चलो भैया हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बता दिया गया है कि जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। उस इक्वेशन के पास कितने सारे सॉल्यूशंस हैं? तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला केस आपको क्या याद है? बिल्कुल याद होगा। तो चलो अब वो कौन कौन से इक्वेशन है तो देख लेना, कितने खतरनाक किस्म से आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। ये इस तरीके से आपको दे देगा, एक इक्वेशन तो हो गया। चलो भाई, अब जो सेकंड वाला देगा ना, वो सेकंड वाला कुछ इस तरीके से दे देगा, k+1 और इनटू में आपका x होगा, सुनना यहाँ पे। और दूसरा हम क्या करते हैं कि 1 - 2 के दे दो, 1 - 2 के और इनटू में यहाँ पे y कर लो, ठीक है। और ये जो बातें इक्वल होंगी वो किसके इक्वल होंगी? तो 5 के और -4 के इक्वल होंगे। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे आपको दोनों बातें दी हुई हैं, अब आपको यहाँ पर k की वैल्यू पूछी जा रही है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देन आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर डोंट वरी, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप कौन सा कंडीशन लगाते हो? तो आप बोलते हो कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मुझे एक कहानी याद है, वो ये कहानी याद है कि इनफाइनाइट होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस कौन से केस में हो सकते हैं? जब सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे। बोले भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर a1/a2 ये भी बराबर होगा किसके? b1/b2 के, और ये भी बराबर होंगे किसके? c1/c2 के। ये देखो सभी आपस में इक्वल है, जब सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पुट करना है a1/a2। a1 तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 है, तो आप यहाँ पे 2 रख दोगे मेरे डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? 2 रखते हैं। बट a2 क्या है? तो आप a2 बोलोगे, देखिए सर x के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई है, तो आप बोलेंगे a2 के जगह पे सर k+1 रख लेंगे, ये इक्वल होगा किसके? b1/b2। b1 क्या है आपका? तो b1 -3 है, तो यहाँ पे आप -3 लिखेंगे। और b2 क्या है? तो b2 बोलेंगे सर यहाँ पे 1 - 2k है, तो यहाँ पे 1 - 2k की वैल्यू रख लेंगे, और ये इक्वल होगा c1। c1 क्या है? तो देखो 7, तो यहाँ पे आप 7 रख लोगे। लेकिन ध्यान रखोगे कि ये आपका कांस्टेंट टर्म RHS में है, तो यहाँ भी RHS में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो अपने को क्या करना है? यहाँ पे रख लेना है 5k और माइनस में 4 रख लेना है डिवाइड में। अब यहाँ से देखते हैं बेटा, इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। और वो क्या है? यहाँ पे 2/k+1 और -3/1 - 2k और इज इक्वल्स टू क्या है? तो 7/5k - 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि k की वैल्यू कैसे निकलेंगे। तो k की वैल्यू जो है वो आप निकाल पाओगे, किसी भी दो को इक्वेट कर दो, और किसी भी दो को आप इक्वेट करोगे तो फिर आपको वहां से k की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो आपकी मर्जी, पहले दोनों को इक्वेट कर दो, या फिर आप बाद वाले दोनों को इक्वेट कर लो, या फिर पहले को तीसरे के साथ इक्वेट कर लो। किसी से भी आप करेंगे तो आपको आंसर निकलेगा ही निकलेगा, और वो भी सेम आंसर निकलेगा। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दे लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा? तो पहले दोनों को अपन इक्वेट कर लेते हैं। वो आप बोलेंगे कि सर देखिए, जब वैसी बात है तो यहाँ पे 2/k+1 हो जाएगा, 2/k+1 होगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो -3/1 - 2k हो जाएगा। जब आप दोनों को इक्वेट कर लिए, ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको चीजें आ जाएंगी। आप बोलेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 हो जाएगा, और माइनस में 2 2 4k हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू -3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k हो जाएगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -3 आएगा। जल्दी से सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, आप इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो बोलोगे 2 + 3 सर इक्वल होगा -3k, तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये उधर जाएंगे तो प्लस में यहाँ पे 4k हो जाएंगे। लो भैया, आप बोलोगे यहाँ पे सर 5 आया, और 4k में से 3k को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई? तो k की वैल्यू आपको 5 आ गई। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें, ठीक है। जल्दी से बताएं।
एग्जैक्टली अब आप बोलोगे कि सर ये पहले दोनों को आपने इक्वेट किया है तो आपको के की वैल्यू 5 आई है, क्या आप ये दोनों बाद वाले को भी इक्वेट करते तो आपको वैल्यू उतनी ही आती? तो हाँ मेरे दोस्त, उतना ही आता बेटा। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से आप थम्स अप कीजिए, फिर मैं चलता हूँ और दूसरे क्वेश्चन को लेता हूँ। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला जो केस है ना वो बहुत ही आसान है, और इस तरीके के केस में आपको अब फंसना नहीं चाहिए। चाहे वो जैसा भी डिफिकल्ट कर दे, जितना भी डिफिकल्ट कर दे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको केसेस को लगानी है और फिर आपको आंसर निकाल लेनी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि एक बार अब केसेस को चेंज करता हूँ और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। देखे भाई, मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वो भी उसमें भी आपको क्या करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालनी है। जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं, एग्जैक्टली उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, बट आपको इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 2y, और ये आपको इक्वल में दिया हुआ है किसके, तो इक्वल में आपको 5 के दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ये 5 के इक्वल हो गया। और जो दूसरा है वो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, तो 3x प्लस के वाई। यहाँ पे क्या है, 3x और प्लस में के वाई है, और ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आपको 15 के इक्वल दे रखा है। ये देखो, ये दोनों आपको दे दिया है। अब आपसे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है ना वो हैज नो सॉल्यूशंस, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आप क्या बोलेंगे, आप जरा बताएं हमें, हैज नो सॉल्यूशंस अब कैसे होगा, आप जरा बताएं यहाँ पे। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ पे बोलोगे मेरे दोस्त के फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें निकालनी है और ये नो सॉल्यूशन है। तो सर यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए नो सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कंडीशंस आपको लगाने पड़ेंगे। नो सॉल्यूशन में a1 बाई a2 तो आपका इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो b1 बाई b2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये इक्वल नहीं होगा, और किसके इक्वल नहीं होगा, तो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा। बताएं भाई, ये बातें आपको क्लियर हुआ क्या कि फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए अब दोनों केसेस आ जाएंगे। अब दोनों केसेस में तुम क्या है ना कि कंफ्यूज कर जाओगे कि सर यहाँ पे हमें कौन वाली केसेस को लगानी चाहिए और कौन सी केसेस को नहीं लगानी चाहिए। चलिए, पहले आप तो क्या करें कि इसके अकॉर्डिंग लिख लें a1 बाई a2, तो a1 बोलेंगे 1 है और a2 सर 3 है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1 बाई 3 इक्वल होना चाहिए, b1 बाई b2 यहाँ 2 बाई के इक्वल होना चाहिए। चलो ठीक है भैया, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए, और किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 बाई 15 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लो भैया, ये वाला केस अब आप लगाएंगे और बताएंगे यहाँ पे कि क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर अब मैं किसके साथ इक्वेट करूं, पहले वाले दोनों के साथ इक्वेट करूं या फिर बाद वाले दोनों के साथ इक्वेट करूं, तो आपको दोनों के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चल भाई, तो अब आप यहाँ पे ये बोलने वाले हो मेरे डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली कि पहले दोनों के साथ आप करके देख लें। जब तक पहले दोनों के साथ आप नहीं करोगे तो फिर आपको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखिए कि 1/3 को एग्जैक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, तो 2/k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 2/k लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे k की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो k की वैल्यू आपको 6 के इक्वल हो जाएगी। बताएं भाई, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो k की वैल्यू 6 होगी। उसके बाद जब इस सेकंड वाले को आप इक्वेट करोगे तो सेकंड वाले को आप यहाँ पे देख लो, आप बोलोगे कि सर 2/k जो है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा, तो 5/15 के इक्वल नहीं होगा। 5/15 के इक्वल नहीं होने के वजह से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 को 3 से कटाएंगे तो 3 2 जा 6, यानी कि आपको यहाँ पे आ रहा है k जो है वो 6 के इक्वल नहीं होगा। लो भैया, अब ये कैसी बातें हो गई, यहाँ पर आपको एक बार बोला जा रहा है कि k 6 के बराबर होगा, और जो दूसरी बातें ये बोली जा रही हैं कि के 6 के बराबर नहीं होंगे, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा अब आपके लिए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो कुछ स्टैंड ही नहीं है, एक बार बोल रहा है कि होगा और एक बार बोलेगा कि नहीं होगा, तो इस सिचुएशंस में आप क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि के की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है,
जिस वैल्यू पे ये हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसका नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ के। जब भी आपके साथ ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप बोलेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ के की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बताएं भाई, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताएं, फिर मैं आपको एक एक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, ताकि वहां पे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा आपको। बोले भाई ये वाला हूँ क्योंकि इसमें होता है क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इस वाले कंडीशंस में बच्चों को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अपन क्या करते हैं ना कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि सर वहां पे कैसे चीजें होंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको यहाँ पर भी क्या करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो भैया आपको के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब आपको के की वैल्यू निकालनी है वो आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 3x और प्लस में y इज इक्वल्स टू 1 है। एक इक्वेशन आपको ऐसा दिया गया है और जो दूसरा इक्वेशन है वो 2k और माइनस में 1 और इनटू में x है, ठीक है। और फिर क्या है तो प्लस में k माइनस में 1 और एग्जैक्टली के माइनस 1 और इनटू में आपको y दिया हुआ है और फाइनली ये बताया गया है कि ये किसके इक्वल है, तो ये है आपको 2k प्लस 1 के। लो भाई, अब आपको यहाँ पर दे दिया गया, आपको जल्दी से बताएं कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें आपको बोली गई हैं कि हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देन अब आप क्या करोगे जरा मुझे बताना। आप यहाँ पे जल्दी से बताना कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि क्या करते हैं, तो लिखेंगे आप फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन देखो भाई, आप बोलोगे नो सॉल्यूशन के लिए हमें ये बात पता है कि a1 बाई a2 इक्वल तो होगा b1 बाई b2 के, लेकिन ये आपके इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा, तो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा। चले भाई आप जल्दी से कर लें। यहाँ a1 बाई a2, a1 के जगह बोलेंगे 3 है और a2 के जगह यहाँ पे क्या है 2k माइनस 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि a1 के जगह आप 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 और डिवाइड में क्या है तो 2k माइनस 1 लिखेंगे। ये इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के। b1 क्या है यहाँ पे आपका 1 होगा क्योंकि y के साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि 1 हो जाएगा और डिवाइड में आप बोलोगे b2। b2 यहाँ पे देखो k माइनस 1 है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे k माइनस 1 होगा और ये इक्वल नहीं होगा c1 बाई c2 के, तो आप बोलेंगे c1 सर यहाँ पे 1 दिया हुआ है और c2 यहाँ पे देखिए सर दोनों RHS में है तो सही जा रहा है। तो c2 के लिए आप क्या लोगे, तो 2k प्लस में 1 लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दे लो। अब इसके बाद आगे की कहानी आपको सोचना पड़ेगा। एक बच्चा विकास है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे बोल रहा है सर सरफेस एरिया वाला चैप्टर पढ़ा दो। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एग्जैक्टली सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर है वो मैं पढ़ाया हुआ हूँ। आप प्ले लिस्ट में चले जाएं क्लास 10th वाले, वहाँ जाकर आप देख लें। मैं पूरी कंप्लीट सरफेस एरिया वाला जो कहानी है वो एग्जैक्टली कवर कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख करके नोट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेक्चर भी नहीं होंगे, 4-5 लेक्चर्स में मैंने आई होप उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो वहां से बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे मेन चीज तो अभी आपके स्क्रीन पे जो है इसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर देखना जरूरी है। तो चलो भाई यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे सर पहले दोनों को इक्वेट कर दो, तो पहला दोनों को आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि 2k माइनस में 1 होगा जो इक्वल होगा किसके, तो 1 बाई k माइनस 1 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर 3k और माइनस में 3 1 जा 3 होगा, ये इक्वल होगा। 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे 2k माइनस में 1 होगा। तो भैया देखें यहाँ पे 3k में से 2k को आप घटाएंगे तो आपको फाइनली k आएगा और k की वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो देखो -3 इधर जाकर के +3 और 3 में से 1 जाएगा तो आपको 2 निकल कर आएगा। तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या निकल कर आई, तो k की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 निकल के आ गई, ठीक है। बताएं बच्चे, ठीक है, एग्जैक्टली आप यहाँ पे बताएं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो k की वैल्यू आपने क्या कर दिया है, तो k की वैल्यू यहाँ पे आपने 2 निकाल लिया। अब k की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया तो 2 के बाद जो है ना
अब आपको बोलोगे सर ये तो आप इक्वल वाले निकाले, बट अनइक्वल वाले को आप कैसे करेंगे? बताएं भाई, जल्दी से बताएं। हाँ नितिन और रुद्रा, मैं तुम ही लोगों को एग्जैक्टली बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो यार, मन लगा करके पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो k इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब जब k की वैल्यू आपको 2 आ गई तो अब आप बोलेंगे कि सर अनइक्वल वाले को अब हम कैसे देखें? तो सुनो, अब k की वैल्यू 2 आप किस में रख कर देखो, तो यहाँ पे इसमें रख के देखो, 1/k-1, क्या करेंगे आप, 1/k-1, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 1/2k+1, 1 क्या होना चाहिए, 2k+1 होना चाहिए। आप इसमें 2 की वैल्यू को पुट करके जरा चेक करें, तो 2 की वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2-1 होगा, ठीक है। ये बराबर नहीं होना चाहिए सर, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि 1/2k+1, तो एग्जैक्टली k के जगह आप क्या करेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, और तो यहाँ पे 4+1 कर लोगे, तो यहाँ पे देखो 2 2 4, 4+1, ये 1/5 आ गया। 2 में से 1 को आप यहाँ पे घटाओगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, जब 2 में से 1 को आप घटाओगे तो फाइनली यहाँ पे 1 ही आएगा, तो आप बोलेंगे यस सर, यहाँ पे 1/1 जो है वो एग्जैक्टली 1/5 के इक्वल नहीं है, तो 1/5 के जब इक्वल नहीं होगा इसका मतलब कि सर सही जा रहे हैं, यहाँ पे जो k इज इक्वल्स टू 2 होगा ना सर, वो एग्जैक्टली यहाँ पे सही हो जाएगा। k इज इक्वल्स टू 2 हमारा नो सॉल्यूशन के लिए k एकदम से सही है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, ठीक है, कि k इज इक्वल्स टू 2 जो है वो आप रख करके देख लो इस इक्वेशन में, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन में रख के देखेंगे k इज इक्वल्स टू 2, तो फिर आप बोलेंगे कि सर इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और बिल्कुल आपका यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। सर सिर्फ मैं आंसर दे रहा हूँ, अच्छा ओके चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे लो, k इज इक्वल्स टू 2 एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से अपन चेक करते हैं जब नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा तो, ठीक है, जल्दी से बोले बच्चों। तो आपने ये नो सॉल्यूशन वाला केस को समझ लिया क्या मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप बताएंगे, ठीक है। नो सॉल्यूशन वाला जो केस है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, अगर नो सॉल्यूशन वाला केस को अच्छे से नहीं समझते हैं तो, क्योंकि कल को एग्जाम में जो है वो आपको नो सॉल्यूशन वाले केस से ही पूछ लिए जाएंगे, ठीक ना। और जब नो सॉल्यूशन वाले केस आ जाते हैं तो उस वक्त बच्चों की दिमाग की दही बनना शुरू हो जाती है, ठीक ना। यहाँ पे आप देखें तो आप बताओगे, अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो आप थम्स अप करके मुझे बताइए, जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव हैं, रुद्रा, नितिन, आर्यन, विकास, राजेश, बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ। सत्यम, यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका, तो कल को आप क्या करना ना कि आप इक्वल वाले से निकाल लेना और अनइक्वल वाले में रख के देख लेना कि अनइक्वल वाला अनइक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे बोलोगे कि अगर अनइक्वल हो गया तो देन एग्जैक्टली वही आपका आंसर हो जाएगा। बोले भाई इसका आंसर जल्दी से बताएंगे कि कौन कौन से दिए थे सर। k इज इक्वल्स टू 2 होगा, हाँ बिल्कुल k इज इक्वल्स टू 2 होगा, यहाँ पे k जो है वो हमारे 2 के इक्वल हो जाएगा। चले भाई ये बात समझ में आ गया तो फिर मैं चलता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्योंकि और सारे क्वेश्चंस अपने को करने, जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे और जल्दी में नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी बातें। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, बस इतनी सी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली बता देना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप जाकर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ जो भी पढ़ाया हूं उसका स्क्रीनशॉट मैं इसी पे डाल दूंगा। चलो भाई आपको बस इतना ही बताना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर हमारा ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इन्हीं दो बातों में से आपको बताना है। और वो क्या है, तो आप यहाँ पे देखो 3x और प्लस में 5y और इज इक्वल्स टू 12 है, ये इक्वेशन एक हो गया। दूसरा इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 5x और प्लस में 3y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, बताएंगे भाई, इसमें से बताएंगे।
कि दोनों में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखते हैं कौन कौन बच्चा यहाँ पे बता पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तभी आप पता कर पाओगे ना जब आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये बातें ऑलरेडी आपको पता हो। तो आप बोलेंगे ये सर यहाँ पे अपन निकाल के देखेंगे a1/a2 कितना है, तो a1/a2 यहाँ पे देखो तो मेरे डियर स्टूडेंट 3/5 आया, यहाँ a1 हो गया, ये a2 हो गया। उसी तरीके से आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर b1/b2 निकालेंगे और b1/b2 आपको क्या निकल के आ रहा है, तो 5/3 निकल के आ रहा है। लो भैया, पहला ही आपका इक्वल नहीं हुआ। आप यहाँ पे फटाफट से बोलेंगे कि सर a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं हुआ है, और क्या इक्वल नहीं हुआ है, तो वो b1/b2 के इक्वल नहीं हुआ है। तो जब b1/b2 के नहीं इक्वल हुआ है तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो अपना एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि एक ना एक सॉल्यूशन आ गया सर, और जैसे ही सॉल्यूशन आया तो बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे आपने बता दिया कंसिस्टेंट हो गया। अब हमें ग्राफ के बारे में बताओ तो कि ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या कोइंसाइड करेगा एक दूसरे को, जल्दी से बताएंगे आप। इसकी जो ग्राफ होगी वो ग्राफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन तभी आता है जब हमारी जो लाइन हो जाती है वो एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग होती है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सर इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो तीन बातें आप देख रहे हो ना, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है और इंटरसेक्टिंग है, इन्हीं तीनों बातों को आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, ये रहा इंफॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए हमें, आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है मेरे वजह से, तो एग्जैक्टली आप सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरे तरफ से, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और आपको वही उनकी सारी की सारी बातों को बता डालना है। वो बातें इस तरीके से कि 2x और माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है, एक सिस्टम आपको ये दिया हुआ है। और जो दूसरा दिया हुआ है ना मेरे दोस्त, वो दिया हुआ है यहाँ पे 4x और प्लस में y और माइनस में 13 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। आप हमें जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरी बात आप बताएंगे कि यहाँ पे इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशंस है। तीसरी बात आप बताएंगे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड है। जल्दी से आप बताएं मेरे डियर स्टूडेंट। तो आप बोलेंगे कि सर उन सभी चीजों को बताने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो कौन सी छोटी सी काम करनी पड़ेंगी, तो यहाँ a1/a2 b1/b2 यहाँ पर निकाल कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी जाकर के हम बता पाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे a1/a2 अगर देखते हैं तो क्या आता है, तो 2/4 आ जाता है। देखो ना, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, तो आप बोलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सर 1/2 ओवरऑल आएगा। तो a1/a2 की वैल्यू आपको क्या आ गई है, 1/2 आ गई है। ठीक उसी तरीके से आप बोलेंगे सर यहाँ पे b1/b2 भी निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे b1/b2 आप कैसे निकालेंगे, तो b1 बोलेंगे यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे b2 के लिए आप बोलेंगे कि सर 1 हो जाएगा क्योंकि y के साथ 1 मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सर -3 आया। लो भैया, यहाँ भी आपकी वही बातें हो गई कि a1/a2 जो है ना सर वो इक्वल ना हो पाया। किसके इक्वल ना हो पाया, b1/b2 के इक्वल ना हो पाया। और जैसे ही ये वाली केसेस आ जाएंगे आप बोलेंगे कि इसे सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, थम्स अप करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको बातें क्लियर हो रही। तो कल को पता है इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको केवल और केवल बोले जाएंगे कि k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, कुछ भी कर देगा और बोलेगा कि यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकाल कर बताना है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप एग्जैक्टली वही सॉल्व करेंगे और बताएंगे। जैसे कि मैं कल को एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देता हूँ, नो सॉल्यूशन से काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, इन जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसके नो सॉल्यूशन है, और आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलो भाई मैं इन बातों को लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू को आपको निकालना है, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है 8x और प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 9। अच्छा एक मिनट रुको, तो मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन जो है वो डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिया गया kx और प्लस में
10y और इज इक्वल्स टू यहाँ पे 15 दिया गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके आप हमें बताएंगे जरा जल्दी से कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे a1/a देखो नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो नो सॉल्यूशन के लिए आप क्या जानते हो, तो नो सॉल्यूशन के लिए आप बस एक ही बात जानते हो। वो कौन सी बात जानते हो कि सर a1/a2 होगा ना, वो इक्वल तो होगा b1/b2 के, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा, तो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। इतना काम तो सब बच्चा कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि ये सब बात जब सभी लोग कर लेंगे तो वैल्यू भी तो सभी बच्चे यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सर a1/a2 मतलब कि 8/k होगा सर, तो यहाँ पे 8/k कर लिया। किसके इक्वल होगा, b1/b2 यानी कि 5/10 के इक्वल होगा। ये भी बात आपने कर लिया, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा, तो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो c1 कितना है, तो आप बोलेंगे 9 और यहाँ पे 9/15 हो जाएगा। अब लो भैया आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इसके साथ इक्वेट करो। k को पहले इसके साथ इक्वेट कर लो। जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो बोलोगे कि सर देखें यहाँ पे 8/k जो है ना वो एग्जैक्टली 5/10 के इक्वल है। 5 टू द 10 होगा, यानी k जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो k आपके 16 के इक्वल होंगे। बताएं भाई, ये बात आपको क्लियर हुआ क्या कि k जो है वो 16 के इक्वल होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर इस वाले को हम लोग इसके साथ भी तो रिलेट कर सकते थे, इसके साथ। हाँ भाई मेरे जरूर कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चले भाई आप यहाँ पे ध्यान देंगे और बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे 8/k जो है ना वो इक्वल नहीं होगा, और किसके इक्वल नहीं होगा, तो 9/15 के इक्वल नहीं होगा। आप जरा यहाँ पे k के जगह 16 रख के चेक कर लें, तो यहाँ पे k के जगह 16 रखें और चेक कर लें, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 8/16 हो जाएगा। 8 टू जा 16 यानी कि 1/2 आएगा। और सही बात है सर, 1/2 9/15 के इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू जो 16 है ना वो एकदम से सही जा रहा है, राइट जा रहा है सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बताएं भाई, तो k की वैल्यू यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव k की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तो वो k की वैल्यू आपको 16 आ जाएगी, ठीक ना। और अगर तुम ये निकालना चाहोगे कि k की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, तो यहां से निकाल लो ना, फिर तुम्हें दिक्कत किस बात की है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आप ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे k की वैल्यू इक्वल नहीं होगी सर, किसके इक्वल नहीं होगी, तो आप बोलेंगे k की वैल्यू यहाँ पे 16 होगी। सॉरी, बताएं भाई क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ता है कि k इज इक्वल्स टू यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो फाइनली आप आंसर क्या करोगे, तो k इज इक्वल्स टू 16 आप आंसर कर दोगे। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट्स पे बन जाते हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि नो सॉल्यूशन वाला जो केस है ना वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो बहुत बढ़िया होता है कि सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे आपको कुछ कुछ करने पड़ते हैं। जैसे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं दे करके हमें यूनिक सॉल्यूशन दे दिया, तो पहला ही दोनों बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से देखना पड़ता है अपने को कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बोले भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की कहानी अगर आपको क्लियर हो चुका है तो अब इस सेशन को यहाँ तक रखते हैं। आप लोग क्या करना कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उन कॉन्सेप्ट पे आप क्या करना कि आर एस अग्रवाल खोल लेना, एनसीईआरटी खोल लेना, आर डी शर्मा खोल लेना, जो भी आपको मन करेगा एग्जैक्टली आप उसे खोल लेना, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल 7:30 PM में आना बिल्कुल भी मत भूलना। कल आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट्स को मैं बताने वाला हूँ। वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कतें होती है, तो कल से मैं जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम को शुरू करने वाला हूँ। और वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, कितने तरह के वर्ड प्रॉब्लम से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो कल से आपका सेशन तगड़ा वाला चलने वाला है, ठीक है। तो आप जरूर अटेंड करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम कल से अपन करेंगे। तो 7:30 PM में आप अगर बेल नोटिफाई नहीं किए हो तो बेल को नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर आपकी और मेरी मुलाकात हो जाएगी एग्जैक्टली कल शाम 7:30 PM में। अभी की कहानी यहीं तक, आपकी और मेरी मुलाकात होने वाली है अब कल। चलिए भाई, अच्छे से रहें।